Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. So friends, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट. ये इस टॉपिक पर हमारा दूसरा वीडियो है. जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसके यूनिट के बारे में, वेरिग्नान थ्योरम और भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी हमने डिस्कस करी थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. और जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वेरिग्नान थ्योरम है या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है उसके जो कुछ एप्लीकेशंस में, जैसे कि हमारा स्टील यार्ड है या सेफ्टी वाल्व है. उसके बाद पैरेलल लाइक अनलाइक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कपल के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. और इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. सबसे पहले हम देखते हैं स्टील यार्ड बैलेंस. ये आपने काफी सारे लोगों ने ये या लगभग सभी लोगों ने ये जरूर देखा होगा. ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का जो वेट है वो मेजर करते हैं. ये एक सिंपल मशीन है जो लीवर मैकेनिज्म पे बेस्ड है और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेरिग्नान थ्योरम या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उस पर ये वर्क करता है. So steel yard is a simple machine used to measure the mass or weight of object. It is generally used in factories, markets, रेलवे गोडाउन्स एक्सेट्रा. तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट्स वगैरह में या रेलवे गोडाउन्स में, फैक्ट्रीज में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें जो वेट है उसको हम मेजर करते हैं जिसकी मदद से. तो ये फिगर हमने फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिखाया है. ये एक इसमें मेनली एक लीवर होता है जो आप देख सकते हैं. ये लीवर एक फलक्रम या पिवट पर रोटेट कर सकता है जिसको हमने यहाँ पर F से दिखाया है. F फलक्रम के एक साइड में आप देख सकते हैं कि एक हुक लगा हुआ है पॉइंट A पर, जहां पर जो वेट हमको मेजर करना होता है या मास जो हमको मेजर करना होता है, नापना होता है, उसको इस जगह पर लटकाया जाता है. और फलक्रम के दूसरी साइड में एक स्केल बना होता है, मेजरिंग स्केल होता है, और उस पर एक स्लाइडिंग मास होता है यानी कि मास लगा होता है जिसको हमने यहाँ डी पॉइंट से दिखाया है. और हम इस मास को इस स्केल पर आगे से पीछे तक लेके जा सकते हैं. तो हमें फ्रेंड्स में करना क्या होता है कि जो भी वेट हमको मेजर करना होता है वो हम इस हुक में जो पॉइंट ए पर है इसमें उस वेट को टांगा जाता है. उसके बाद इस जो ये स्लाइडिंग हमारा मास है जिसको हम बैलेंसिंग मास भी बोलते हैं, इसको इस स्केल पर मूव किया जाता है. इसको तब तक मूव किया जाता है आगे या पीछे जब तक ये पूरा लीवर हमारा हॉरिजॉन्टल ना हो जाए या क्षैतिज ना हो जाए. जब ये लीवर अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा लीवर जो है उस समय इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करेंगे और हम ये जो मास है जो हमें मेजर करना है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसमें फ्रेंड्स जो एक और एडिशनल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ये S, जो कि हमारा लग रहा है पॉइंट G पर. तो G हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो ये लीवर है, लीवर का कुछ वेट होगा और वो भी फंक्शन करेगा. तो हमने माना है कि वो इस पॉइंट G पर इस लीवर का पूरा वेट काम कर रहा है और इस वेट या जो मास है इस लीवर का वो है S. हमने सभी यहाँ पे टर्म्स जो लिए वो मास के मास में ली है और मास में अगर हम G से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें वेट मिल जाएगा. तो सभी के सब हम यहाँ पर मास में हमने कंसीडर किए हैं. ये M जो है मास है, जो वेट हमें जो मास हमको मेजर करना है उसका. S मास है इस पूरे लीवर का जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से होके पास हो रहा है. ये फलक्रम F है. उसके बाद स्मॉल m है मास, हमारा जो बैलेंसिंग मास है उसका, जो कि हमारे पॉइंट D पर लगा हुआ है. और इस स्केल से हम इस जो वेट है, जो हमारा स्लाइडिंग वेट है, उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं फलक्रम F से.
इसीलिए ये स्केल यहाँ पर बनाया जाता है। सो इट हैज ए लीवर विच कैन रोटेट अबाउट ए फलक्रम। एक लीवर होता है जो उसके फलक्रम के अबाउट रोटेट कर सकता है। ऑन वन साइड ऑफ फलक्रम मास टू बी मेजर्ड इज हैंग्ड ऑन द हुक। फलक्रम के एक तरफ जो हुक है उस पर मास जो हमको मेजर करना है उसको टांगते हैं। ऑन अदर साइड इट हैज ग्रेजुएटेड स्केल ऑन विच ए बैलेंसिंग मास स्लाइड्स टू कीप द लीवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और पोजीशन। दूसरे साइड में एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग मास होता है, जिसकी मदद से हम उस पूरे लीवर को हॉरिजॉन्टल रखने की प्रयास करते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है पूरा लीवर, तो हमारा मास पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है और हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करके जो भी हमारा रिक्वायर्ड डाटा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फिर से उसी फिगर को रिप्रोड्यूस किया है। यहाँ पे हमने जो इसके डाटा है वो लिख भी दिया है। जो कैपिटल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, एस है मास ऑफ लीवर या स्टील यार्ड, आप जो भी बोलना चाहें, एफ है फलक्रम जिसके अबाउट ये पूरा लीवर जो है वो रोटेट कर सकता है, एम है स्लाइडिंग मास या बैलेंसिंग मास जो है वो, जी है इस लीवर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या स्टील यार्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब हमें मास m कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फलक्रम जो m है उसके अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे। तो जितने भी हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट है उनको हम किसके इक्वेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मास है कैपिटल M जो हमको मेजर करना है। तो m इंटू जी वेट हो गया हमारा, और डिस्टेंस फलक्रम से हो गई AF, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा मोमेंट आ गया ड्यू टू दिस मास, प्लस ये दूसरा S है क्योंकि ये ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से इस पूरे स्टील यार्ड का भी मास लग रहा है, तो इसको भी हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी एक मोमेंट जनरेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एस जी इस जो हमारा लीवर है या स्टील यार्ड है उसका वेट इनटू इसका डिस्टेंस हमारा जो कि है फलक्रम से, जिसको हमने यहाँ पे CF माना है। C पॉइंट हमने मान लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की F से, तो ये CF यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमें एक ही क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है जो है इस मास स्लाइडिंग मास की वजह से, तो m इंटू जी इसका वेट इंटू डिस्टेंस d टू f। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके जो भी पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कैपिटल M यानी कि मास निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इन केस अगर हमें कैपिटल M दिया हुआ है और हमसे स्लाइडिंग मास के वैल्यू मांगी जाती है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है फ्रेंड्स कि जो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्टील यार्ड का, वो हो सकता है कि जो हमारा फलक्रम है उसी से कोइंसाइड करे, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी पे ही फलक्रम भी हमने लगा दिया हो। तो ऐसे केस में जो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो मोमेंट बन रहा है, जो लीवर के मास की वजह से जो मोमेंट बन रहा है, ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पूरा वेट है लीवर का या स्टील यार्ड का वो फलक्रम के थ्रू ही पास हो जाएगा अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगा दिया जाए। यानी कि ये फलक्रम F की जगह मूव करके हम अगर G पे लगा दें तो ये जो टर्म है SG इंटू CF ये जीरो हो जाएगी। तो ये भी एक वेरिएशन हो सकता है जो कि हमें क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज से पढ़ के हमको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स लीवर सेफ्टी वाल्व। ये शायद आपने नहीं देखा हो, बट एक टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व आपने घर में जरूर देखा है, जो है हमारा कुकर, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है किचन में, उसके ऊपर एक सीटी जिसको हम बोलते हैं वो एक तरीके का सेफ्टी वाल्व है, लेकिन वो डेड वेट सेफ्टी वाल्व है। उसको डेड वेट सेफ्टी वाल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसका वेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो जो हमारा ये सेफ्टी वाल्व है ये इसका भी फंक्शन उसी तरीके से होता है, बट इसमें फर्क क्या है कि जो हमारा वेट है, जो काउंटर वेट है, वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो लीवर इसमें एक रहता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व। तो ये यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स, जहां पे भी हाई प्रेशर लिक्विड या गैस हमारे सिस्टम में होते हैं, तो वहां पर उनका प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, तो ऐसे केस में वहां पर लीवर सेफ्टी वाल्व
लगाया जाता है। जैसे ही प्रेशर डिजाइंड प्रेशर से ऊपर जाता है इन सब गैसेस का, तो ये लीवर जो है ये अपनी सीट से उड़ जाता है और ये जो वाल्व है ये बाहर निकलेगा और जो हमारी गैस है या लिक्विड है वो यहां से रिलीज हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सेफ्टी का काम करता है। इसको कहां पे यूज करते हैं? इसको बॉयलर में यूज किया जाता है। उसके बाद जो स्टीम पाइपलाइंस हैं उसमें भी यूज किया जाता है, जिससे कि जो हमारे सिस्टम है वो डैमेज होने से बच सके। मान लीजिए अगर ये सेफ्टी वाल्व नहीं होगा और बॉयलर में स्टीम जनरेट हो रही है और मान लीजिए जो हमारा बॉयलर है वो जिस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, मान लीजिए वो 200 MPa का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हीट जनरेशन की वजह से जो स्टीम का प्रेशर है 220 MPa हो गया, तो क्या होगा, हमारा जो बॉयलर है उसकी जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको डैमेज कर सकता है, उसको फाड़ सकता है, जो पाइप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। जैसे ही हमारा प्रेशर पहले से जो प्री डिटरमाइंड प्रेशर रहता है, सेफ्टी प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं, उस लेवल से ज्यादा होता है तो ये वाल्व अपनी ओपन हो जाता है और स्टीम या गैस को यहां से रिलीज कर देता है और जो हमारा प्रेशर है वापस से नॉर्मल वर्किंग रेंज में आ जाता है और हमारा पूरा सिस्टम सेफ रहता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स जो हमारा सेफ्टी वाल्व है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो F है ये फलक्रम है F, उसके बाद ये A पॉइंट है जहां पर ये पूरा जो लीवर है, इस लीवर का वेट जहां पर ये जो वाल्व है, वाल्व का वेट जहां से ये होके गुजर रहा है वो है पॉइंट A। उसके बाद पॉइंट G है जहां से इस पूरा जो ये लीवर है ऊपर में, इस लीवर का वेट जहां से पास हो रहा है, यानी कि ये लीवर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और उसके बाद ये वेट है जो कि इस पूरे लीवर को अपनी पोजीशन में रख रहा है, यानी या फिर इसको हम बैलेंसिंग वेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आप नीचे से देख सकते हैं कि प्रेशर है P, जो स्टीम हम मान रहे हैं कि स्टीम नीचे से प्रेशर, यहाँ पे स्टीम प्रेशर आ रहा है तो उस स्टीम का प्रेशर है P, जो इस वाल्व को ओपन करने का कोशिश कर रहा है या प्रयास कर रहा है। और इस लीवर के वाल्व के बाहर में ये पूरा एक बॉडी होता है और ये इस बॉडी के अंदर में एक वाल्व सीट होती है जहां पर ये पूरा का पूरा वाल्व जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये बैठता है या ये वाल्व की सीट पर ये पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। सो फ्रेंड्स फिर से हमने यहाँ पे आपके जो फिगर है सेफ्टी वाल्व की उसको फिर से रिप्रोड्यूस किया है। तो F जो है हमारा फलक्रम है, W1 जो वेट है वो लीवर का वेट है, सॉरी वाल्व का वेट है, जो ब्लैक कलर का जो आपको वाल्व दिख रहा है जो इस गैस के प्रेशर को यहाँ पर रोक रहा है, ये वाल्व का वेट है W1 और कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है A से, पॉइंट A से। उसके बाद W2 है, ये लीवर का वेट है जो पास हो रहा है पॉइंट G से। उसके बाद कैपिटल W है जो हमारा बैलेंसिंग वेट है। उसके बाद P प्रेशर है, प्रेशर ऑफ स्टीम या फिर लिक्विड जो नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और D है डायमीटर ऑफ वाल्व। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टीम का प्रेशर है वो नीचे से ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, बाकी जितने भी वेट हैं सब ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हैं, यानी कि ये सारे वेट मिलकर इस प्रेशर को काउंटर कर रहे हैं या फिर सारे वेट मिलकर इस प्रेशर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो इस प्रेशर P है इसको हम रेगुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी लिमिट है उसको इस प्रेशर की वो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें स्टीम का प्रेशर बढ़ाना है सिस्टम में तो हम ये वाला वेट W जो है इसको बढ़ा देंगे, यानी कि ज्यादा प्रेशर तक ये वाल्व ओपन नहीं होगा। अगर हमें सिस्टम में प्रेशर जो है उसको कम करना है तो हम इस वेट को कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा वाल्व जो है बहुत ही कम प्रेशर पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो W1 और W2 है ये तो कांस्टेंट है। लीवर का वेट W2 हमेशा एक बार लीवर बन गया तो सेम ही रहने वाला है, ऐसे ही W1 जो हमारा लीवर का वाल्व है, लीवर का वेट है वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये कैपिटल W जो कि हमारा बैलेंसिंग वेट है। अब हमें यहाँ पर प्रेशर तो मालूम है जो स्टीम इस पूरे वाल्व पे लगा रही है, तो हमें उस प्रेशर से फोर्स निकालना पड़ेगा कि इस
प्रेशर की वजह से कितना फोर्स इस लीवर पे लग रहा है, क्योंकि हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, यानी कि मोमेंट को बैलेंस करेंगे, जिसके लिए हमें फोर्स और डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो इस प्रेशर को पहले हमें फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फोर्स अप्लाइड बाय स्टीम ऑन वाल्व एफ, ये क्या होगा, P यानी कि प्रेशर इनटू एरिया ऑफ वाल्व, वो क्या है π/4 d स्क्वायर। तो अगर हम ये P इंटू π/4 d स्क्वायर से हम इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम फलक्रम के अबाउट अगर हम मोमेंट ले लें तो सबसे हम जितने भी काउंटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं उनको बराबर किसके करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो सबसे पहले जो हमारा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है ये W1, इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा W1 इंटू डिस्टेंस AF, तो हमने वो ले लिया W1 इंटू FA या AF एक ही बात है फ्रेंड्स, प्लस W2, ये वाला वेट भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही बनाएगा, और डिस्टेंस कितनी हो गई FG, तो W2 इंटू FG। उसके बाद हमारा तीसरा वेट है कैपिटल W यानी कि बैलेंसिंग वेट, ये भी एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ही बनाएगा, तो और डिस्टेंस कितनी हो गई FB, तो W इंटू FB। अब जो हमारा सबसे लास्ट में जो फोर्स बचा वो है इस प्रेशर यानी कि स्टीम प्रेशर की वजह से, जो है F, और ये कहां पे काम करेगा, ये वाल्व के सेंटर पे काम करेगा, यानी कि जो इसका भी डिस्टेंस होगा फलक्रम से वो FA ही होगा, तो F इंटू FA। ये फ्रेंड्स दोनों हमने फलक्रम को भी F ले लिया है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। जो हमारा एक F है वो फोर्स के लिए है, और ये FA है ये डिस्टेंस है हमारी फलक्रम से वाल्व के सेंटर तक। ये डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे ली है, ये जो क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस पूरे डायग्राम को डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और इस इक्वेशन से हम जो भी वैल्यू हमें जिस भी कंपोनेंट की जिस भी वेट की वैल्यू चाहिए हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, F निकालेंगे और वापस से F को डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। अगर हमें बैलेंसिंग वेट निकालना है तो वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, जो फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जिनकी जो क्रिया रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस व्हिच हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। सो पैरेलल फोर्सेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, एक है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जहां पे जो फोर्सेस हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती हैं और उनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्शन जो है वो भी सेम होता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये फोर्सेस हैं, चार फोर्सेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, चारों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वर्किंग जो है वो भी सेम है। तो ऐसी फोर्सेस जिनका डायरेक्शन जो है वो सेम हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरा है फ्रेंड्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जहां पे हमारी फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल है, लेकिन जो उनका डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये फोर्स, इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, जबकि जो दूसरी फोर्स है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन अनलाइक है। तो ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसे हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो फ्रेंड्स ऐसी फोर्सेस अगर हमें दी हुई हो तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ पैरेलल forces can be calculated by equating the sum of clockwise moment with the sum of anti-clockwise moment about a point। तो हम इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो सिंपली अगर पैरेलल है तो दोनों को ऐड करके निकल जाएगा, और अगर लाइक फोर्सेस हैं तो दोनों को ऐड करके निकल जाएगा, और अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो सेपरेट करके निकल जाएगा। तो ये तो आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब उसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको हम किसके इक्वेट करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो इससे हमारा जो रिजल्टेंट है
उसकी पोजीशन भी हमको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उससे हमें ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस of 100 Newton and 150 Newton act at the end of a rod of 360 mm long. Find the magnitude of the resultant force and the point where it acts. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स की एक रोड हमको दी हुई है AB, जिसकी लंबाई है 360 mm। इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक 100 न्यूटन का, एक 150 न्यूटन का। दोनों ही लाइक फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, मतलब दोनों का जो दिशा है वो समान है। मान लीजिए हमने इसका एक रिजल्टेंट R मान लिया जो पॉइंट C से पास हो रहा है, और ये C A से Y दूरी पर है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तो हमने जैसे डिस्कस किया कि जो पैरेलल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर लाइक फोर्सेस हैं तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम 100 प्लस 150, तो हमारा कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। और मोमेंट के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, मोमेंट के लिए हम जो पॉइंट ए है, सॉरी लोकेशन अगर हमको रिजल्टेंट की निकालनी है कि ये कहां पर काम करेगा, तो हम मोमेंट ले लेंगे ए पर। लेट द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ y mm फ्रॉम ए टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट पर हम मोमेंट लेंगे। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट सी पर हमको मोमेंट लेना है। अगर फ्रेंड्स हम पॉइंट ए पर मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, आर जो है वो भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और बी जो है वो भी एक क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। तो हमें जो हमारी आर की वाई की वैल्यू है वो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो आर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा और ए भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। सो फिर से हमें वाई की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे जिससे एक क्लॉकवाइज मोमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमें मिल जाएगा, और दोनों को इक्वल करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम मोमेंट लेंगे c पर, पहली फोर्स है 100 और ये डिस्टेंस हमने कितना माना है, c से हमने डिस्टेंस माना है उसका y। सो 100 इंटू वाई इक्वल टू जो है क्लॉकवाइज मोमेंट 150 इंटू ये कितना हो जाएगा, 360 में से y माइनस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम फ्रेंड्स y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो है 216 mm। यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो पॉइंट ए से या एंड ए से 216 mm पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो हमारी लाइक फोर्सेस हैं या पैरेलल फोर्सेस हैं उनके रिजल्टेंट और मोमेंट की रिजल्टेंट की जो लोकेशन है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें दो अनलाइक फोर्सेस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस दी हुई हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 350 न्यूटन एंड 100 न्यूटन एक्ट एट ए एंड of a rod 150 mm long. Find the magnitude of the resultant force and the point where it acts. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रोड ए बी दिया हुआ है, इसके एक सिरे पर 350 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, दूसरे पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बट पैरेलल हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए। हमने माना कि रिजल्टेंट हमारा आर है। अब ये नीचे की तरफ काम क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारी ग्रेटर फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो भी नीचे की तरफ ही होगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जो हायर या बिगर फोर्स है उसमें से लोअर फोर्स को माइनस करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। 350 माइनस 100 ये हमारा आ गया 250 न्यूटन रिजल्टेंट। अब इसकी लोकेशन क्या होगी, ये पूरे ए बी पर हमारा रिजल्टेंट लगेगा कहां, तो हम उसके लिए मोमेंट्स का जो मेथड है वो यूज करेंगे। हम मानते हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है उससे हमारा रिजल्टेंट वाई डिस्टेंस पर है। तो अब क्या करेंगे, हम मोमेंट लेंगे ए के अबाउट। अब आप देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला सिस्टम था उसमें हमने लिया था उस पॉइंट पर जहां पर रिजल्टेंट काम कर रहा था, लेकिन यहां पर हम ए पे ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम सी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो सेम कंडीशन आ जाएगी। इस फोर्स 350 की वजह से भी एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा और ये जो 100 न्यूटन है इसकी वजह से भी एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। इस वजह से हमारी इक्वेशन इक्वेट नहीं होगी। तो हम सी पर ना लेकर
ए या बी में से किसी एक पॉइंट पर ले सकते हैं। सो पॉइंट ए पर मोमेंट लेंगे तो आएगा हमारा आर रिजल्टेंट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 250, और डिस्टेंस कितनी है ए और आर के बीच में y, तो 250 इंटू वाई, ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। दूसरा फोर्स है हमारा 100 न्यूटन, जो बनाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ए के अबाउट, और ये डिस्टेंस कितनी है 150 हमको क्वेश्चन में दी हुई है, तो 100 इंटू 150, तो y की डिस्टेंस आ गई फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करके 60 mm। तो हमारा रिजल्टेंट पॉइंट ए से 60 mm की दूरी पर वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो पैरेलल फोर्सेस हैं उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और लोकेशन दोनों निकाल सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट इज कपल। तो कपल क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पर या सेम यानी कि टू इक्वल अनलाइक फोर्सेस काम करती हैं, तो वो एक दोनों मिलकर एक कपल बनाती है। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस इज नोन एज कपल। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक फोर्स F है और दूसरा फोर्स भी F है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट दोनों अनलाइक हैं, यानी कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है या पेयर है वो एक कपल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ये दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम एक फोर्स को लेके और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो कपल है उसका मोमेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो में मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही किया था कि एक फोर्स है वो एक बॉडी पर वर्क कर रही है और मोमेंट हमारा कितना हमने कैलकुलेट किया था F इंटू डी। यहां पे भी वैल्यू मोमेंट की सेम है F इंटू डी, बट जो डिफरेंस है वहां पर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा था और यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, साथ ही वो दोनों फोर्स हमारे इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो यहां पे हमारी दो एडिशनल कंडीशंस हैं कि कपल बनाने के लिए, कपल फॉर्म करने के लिए एक टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस हमको चाहिए। इक्वल होनी चाहिए दोनों फोर्स और पैरेलल अनलाइक फोर्सेस होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। और कपल क्या करता है, जिस भी बॉडी पर कपल लगेगा वो उसको घुमाने का प्रयास करेगा। इट प्रोड्यूसेस ए मोशन ऑफ रोटेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। और जो हमारा दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी, उसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। सो फ्रेंड्स, कपल क्या होता है, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस जो होता है उसको हम बोलते हैं कपल। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ कपल। अगर हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द आर्म ऑफ द कपल। यहां पर हम सिर्फ एक फोर्स को कंसीडर करते हैं जब हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर दो एफ मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है तो हम एक एफ कंसीडर करेंगे और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे इसको मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ कपल निकाल सकते हैं। तो इस सिस्टम के लिए हमारा आ जाएगा F इंटू डी। फ्रेंड्स, कपल्स फर्दर दो पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज कपल, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो ऐसा कपल जो किसी भी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है या घुमाता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज कपल। ए कपल हुज टेंडेंसी इज टू रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज कपल। यहाँ पे आप इस फिगर से देख सकते हैं ये फोर्स सिस्टम जो हमारा बन रहा है, इसमें दो पैरेलल फोर्सेस हैं, एक P जो एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, और ये दोनों मिलकर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर क्लॉकवाइज कपल यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये क्लॉकवाइज इफेक्ट या क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर जनरेट करेंगे। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज जो कपल होता है वो किसी भी बॉडी पर अगर लगेगा तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव या रोटेट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कपल है जिस पर जो P फोर्स लगा हुआ है दोनों एंड पर,
दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स जो P है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और वही सेम इफेक्ट ये भी बॉडी पर जनरेट करेगा। तो ये दोनों मिलकर एक कपल बनाएंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को घुमाने का प्रयास करेगा। सो ए कपल whose tendency is to rotate the body on which it acts in a anti-clockwise direction, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल। सो फ्रेंड्स, जो हमारी कपल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज जीरो, यानी कि जो हमारी फोर्सेस मिलकर कपल बनाती हैं उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कपल कैसे बनता है, दो फोर्सेस जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, यानी कि F और F, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। तो यानी कि हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस constituting the couple about any point is same and equal to the moment of the couple itself। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि हमारा एक कपल है, अब इसमें दो फोर्सेस काम कर रही हैं, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए हमने इस एक पॉइंट मान ले O, और इस फोर्स का भी मोमेंट दोनों का अलग अलग वहां पे उस पॉइंट के अबाउट लें, तो एक वैल्यू जो हमें आ जाएगी, वो वैल्यू सेम होगी जो इस कपल की मूवमेंट की होगी, यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका सम और जो हमारा कपल ऑफ मोमेंट ऑफ कपल है ये दोनों बराबर होंगे अगर हम किसी भी एक सेपरेट पॉइंट के अबाउट ऐसा करते हैं तो। थर्ड इज, ए कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल फोर्स बट इट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय ए कपल ऑफ अपोजिट सेंस, यानी कि अगर किसी बॉडी पर एक कपल काम कर रहा है उसको हम एक फोर्स लगाकर बैलेंस नहीं कर सकते। मान लीजिए ये हमारा कपल है, ये क्लॉकवाइज कपल है, ये फोर्स को घुमाने का बॉडी को घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो अगर हम इसको एक फोर्स रोकने के लिए मान लीजिए ऊपर से हम लगा देते हैं तो वो किसी एक फोर्स को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन दूसरी फोर्स फिर भी वहां पर वर्क करती रहेगी। तो इसीलिए जो हमारा कपल है उसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरा कपल ही यूज करना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट सेंस होनी चाहिए, यानी कि वो उसके उल्टे डायरेक्शन में फंक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट इज, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल कपल हुज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द कपल। अगर एक कोप्लेनर सिस्टम में बहुत सारे कपल काम कर रहे हैं तो उन सब कपल को हम एक सिंगल कपल से रिप्लेस कर सकते हैं और उस जो कपल का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, सारे कपल्स के जो मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी कि अगर बहुत सारे कपल्स काम कर रहे हैं तो अगर उनके मैग्नीट्यूड को हम सम कर लें तो उस मैग्नीट्यूड के बराबर का एक कपल लगाकर हम सेम इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कपल के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब। और जो हमारे टॉपिक्स अभी मोमेंट के बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड and subscribe the channel. Thank you.